नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार हाजिर है आपके सामने। कल की तासिका में हमने संज्ञा के बारे में देखा था। तो संज्ञा क्या है उसे देखा, संज्ञा के भेदों की ओर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग सर्वनाम पर चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वनाम किसे कहा जाता है, एक नाउन को देख लिया आप, अब अभी हम देखेंगे प्रोनाउन को। ओके, तो संज्ञा के स्थान पर जरा गौर से सुनिएगा कि यहाँ इस जगह पर जो हमें सर्वनाम की डिफिनेशन बनाई जा रही है वो कैसे है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब वो कौन से हैं? वह, तुम, मैं, हमारा, तुम्हारा। अब ये कैसे हैं, है ना। मतलब जो संज्ञा थी, जैसे हमने अभी अभी आपको सागर बताया, राजदरबार बताया, है ना, मनोज बताया, ये सारी जो चीजें हैं तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब इन सर्वनामों के कई भेदों में उसे विभाजित किया जाता है। तो पहला जो इसका भेद है, तो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो जिस सर्वनाम शब्द से कहने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के बारे में बोध होता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब इस प्रकार से हम सभी जो सर्वनाम है उसे पहले एक बार लिख लेते हैं ताकि आपके सामने एक बड़ा सुंदर सा चार्ट सामने आ जाएगा। और जब ये चार्ट आ जाएगा तब आप निश्चित तौर पर उसे जब भी पढ़िएगा तो ये सारी चीजें आपको सामने आ जाएगी कि ये क्या है ना। तो देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और उसके बाद में आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला हुआ पुरुषवाचक, दूसरा हुआ निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक। अब आगे है संबंधवाचक, फिर इसके बाद में आ रहा है प्रश्नवाचक और इसके बाद में है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिएगा कि अब हम लोग स्टार्टिंग से चले जा रहे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? तो जिस सर्वनाम शब्द से पहले, ध्यान से सुनिएगा, जिस सर्वनाम शब्द से पहले कहने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के बारे में बोध होता हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार हम आपके सम्मुख पुरुषवाचक सर्वनाम की डिफिनेशन को डिफिनेट करते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से कहने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के बारे में जब बोध होता हो तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भेदों में बांटा जाता है। तो पहला जो भेद है उसे हम आपके सामने रखते हैं, जैसे अन्य पुरुष सर्वनाम, है ना, उत्तम पुरुष सर्वनाम, माफ कीजिएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम, फिर मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, इस प्रकार से, है ना। तो उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है? तो उत्तम पुरुष उनसे कहा जाता है जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला तथा लिखने वाला अपने लिए करता है ना, वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिएगा कि जब पुरुषवाचक सर्वनाम आता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन से उसी विभागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब देखिएगा, उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है? तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला और लिखने वाला अपने लिए करता है, मतलब स्वयं के लिए करता है, अपने खुद के लिए करता है, तो वे सब उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, मतलब देखिए ना, यदि मैं लिख रही हूं और हम माने हम क्या कर रहे हैं उसे देख रहे हैं और हम सब क्या कर रहे हैं उसे लिख रहे हैं। ओके, तो दैट्स कॉल्ड उत्तम पुरुष। अब हम लोग चर्चा करते हैं मध्यम पुरुष की। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग जिससे बात की जाए उसके लिए होता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे हम कहेंगे कि आपने खाना खा लिया, क्या आपका लक्ष्य कहाँ है, आप कहाँ चले गए,
तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा किधर ध्यान है। तो इस प्रकार से जब हमारी चर्चा चलेगी आप, तुम, तुम्हारा, तो वह कहलाएगा मध्यम पुरुष। और जब मैं, हम सब की बात चलेगी, मतलब जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला तथा लिखने वाला अपने लिए करेगा, तो वह उत्तम पुरुष कहलाएगा। और जिन सर्वनामों का प्रयोग जिससे बात की जाए उसके लिए प्रयोग किया जाएगा, तो वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। जैसे आप, तुम, तुम्हारा, इस प्रकार से। अब अन्य पुरुष सर्वनाम किसे कहा जाएगा, तो अन्य पुरुष सर्वनाम से प्राप्त होता है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है वो अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वो, मतलब वो यहाँ पर नहीं है, वो बड़ा अच्छा लड़का है, वो बड़ी अच्छी लड़की है, उसका तो मुझे घर का पता भी नहीं है, उनका तो वो तो कहीं कहीं के कहीं चले गए। मतलब ये जो सारे शब्द हैं, वह, वे, उसका, उनका, तो ये सारे शब्द कहाँ पर आएंगे, अन्य पुरुष के भीतर आएंगे। तो उत्तम पुरुष यानी क्या, मध्यम पुरुष यानी क्या, और अन्य पुरुष यानी क्या। उत्तम पुरुष से तात्पर्य कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला अपने स्वयं के लिए करता हो, दैट्स कॉल्ड उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम सब आदि। और मध्यम पुरुष यानी क्या, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग जिससे बात की जाए उसके लिए होता है वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, तुम, तुम्हारा। अब अन्य पुरुष की यदि बात की जाए तो जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाए वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उनका आदि। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम यानी क्या, तो इसके नाम के ही साथ सारी चीजें जुड़ी हुई है। अब निश्चय का मतलब होता है निश्चित तौर पर। अब जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिएगा यदि हम लड़कियों के कॉलेज में पढ़ाते हैं, जैसे हमारा बेंडाले महिला महाविद्यालय, तो बेंडाले महिला महाविद्यालय के अंतर्गत रहने वाली हर लड़की को पता है कि पाजेब मेरी है ना। तो जो भी पाजेब उसके पैरों में पहनी हुई है वो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि यह पाजेब उसी की होगी। तो जब वो लड़की कहती कि यह मेरी पाजेब है, तो निश्चित तौर पर वो जो वाक्य इस जगह पर आ रहा है तो यह वाक्य निश्चयात्मक तौर पर है। मतलब जिस सर्वनाम शब्द से किसी एक निश्चित व्यक्ति का या किसी वस्तु का बोध होता है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब यदि हम कहते हैं कि यह मेरी पाजेब है, और दूसरा यदि उदाहरण देते हैं कि वह यश की ही गाड़ी है, मतलब देखिएगा यदि हम लड़कियों का उदाहरण दे रहे हैं तो लड़कों का भी उदाहरण हमें देना पड़ेगा। तो वह यश की ही गाड़ी, मतलब निश्चित है कि यह जो यश की गाड़ी का नंबर है उनको पता है, तो उन्होंने क्या कहा कि यह निश्चय रूप में यश की ही गाड़ी है। अब इन वाक्यों में दो शब्द जुड़े, कौन कौन से, यह और वह, लेकिन दोनों शब्द क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति निश्चय को प्रतीत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ इस जगह पर निश्चयवाचक सर्वनाम को प्रतीत किया जाता है। अब अगला हमारा है अनिश्चयवाचक, मतलब देखिएगा इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति में। जैसे हमने अभी अभी आपको बताया निश्चय वाला, अब हम आगे बढ़ते हैं अनिश्चय वाला। मतलब जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। मतलब देखिएगा कि यदि यहाँ इस जगह पर हमारा लेक्चर चल रहा है, हमारा दरवाजा बंद कर लिया, तो कोई क्या सोचेगा कि किसी का लेक्चर शुरू है। या यदि हम अपने घर में बैठे हुए गीत गा रहे हैं तो क्या कहेगा, कोई गाना गा रहा है। यदि किसी ने डोरबेल बजाई तो हम क्या कहेंगे, कोई बाहर आया है। यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मतलब तय है कि जहाँ पर किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का निश्चित तौर पर ज्ञान न मिलता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला हमारा जो है वह है संबंधवाचक। मतलब क्या, कि जो सर्वनाम एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ता है उन्हें हम संबंधवाचक बोलता है। मतलब क्या, तो पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर पूरी तरीके से आश्रित होता है।
जो सत्य बोलता है, अब देखिएगा इसका उदाहरण क्या होता है। तो जो सत्य बोलता है वो कभी डरता नहीं है, या जिसको पास होना है उन्हें निरंतर पढ़ाई करनी होगी। तो इस प्रकार का जो संबंध है, जिसको पास होना है मतलब क्या, अब इसके आगे का सेंटेंस ये भी तो हो सकता है जिसको पास होना है जो, तो उन्हें निरंतर पढ़ाई करनी होगी। तो इस प्रकार से संबंधवाचक। अब प्रश्नवाचक से तात्पर्य क्या होगा, तो जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं ना, मतलब देखिएगा अब जब कोई सर्वनाम की तरह, लेकिन जब उस सर्वनाम को प्रतीत करते तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रश्न पूछने के लिए प्रतीत किया जाएगा। तो जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के प्रयोग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कैसा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए कौन आया है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य कहाँ है। तो इस प्रकार का जो सर्वनाम होगा उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगला है लास्ट वाला, जिसे हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम इस हर एक के नाम में ही निहित है ना। तो निज से तात्पर्य क्या होगा, कि जिसमें अपनापन होगा, है ना, जिसमें अपनापन होगा। तो जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का भाव प्रकट करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब देखिएगा कि यह जो निजवाचक सर्वनाम है, इस निजवाचक सर्वनाम में वाक्य में कर्ता के साथ, जरा गौर से सुनिएगा, वाक्य में कर्ता के साथ जब अपनेपन का बोध होता है तो अपनेपन का भाव प्रकट किया जाता है, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिएगा, जैसे हमें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, है ना, मैं अपने आप घर चली जाऊँ, मुझे किसी के आश्रय पर रहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप घर चली जाऊँ, मतलब अपना काम खुद ही करें। तो इस जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का भाव प्रकट करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों सर्वनाम का पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। यहाँ इस जगह पर हमने सर्वनाम किसे कहा जाता है, सर्वनाम को किन किन भेदों के आधार पर बांटा जाता है, जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इस प्रकार के जो बताने का प्रयास हमने किया, तो यह सब के सब जो है वह सर्वनामों के भेदों में आते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा संज्ञा यह टॉपिक हो गया दोस्तों, सर्वनाम हो गया। अब हम संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़ा हुआ एक नया और छोटा सा जो पॉइंट है विशेषण, उसे हम आपके सामने रखना चाहेंगे। अब देखिएगा कि विशेषण क्या क्या कहता है। अब तक हमने आपको संज्ञा के बारे में बात की, संज्ञा के भेदों के बारे में बात की, सर्वनाम के बारे में बात की, सर्वनाम के भेदों के बारे में बात की, है ना। अब संज्ञा अथवा सर्वनाम की, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब देखिएगा कि सर्वनाम के डेफिनेशन में हमने संज्ञा को ले लिया, अब विशेषण के रूप में हमें संज्ञा को भी लेना है, सर्वनाम को भी लेना है, और इन दोनों की विशेषता के बताने वाले जो शब्द है उन्हें क्या कहा जाता है, तो विशेषण कहा जाता है। फिर से एक बार हम उसकी डेफिनेशन को आपके सम्मुख रखेंगे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब ये जो विशेषण होते हैं यह कौन कौन से होते हैं, देखिएगा कि जैसे सुंदर है, कुरूप है, हल्का है, भारी है, लंबा है, नीला है, पीला है, सफेद, मतलब दुनिया भर के तमाम ऐसे शब्द है दोस्तों कि जिसमें आप संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों के विशेषता को बताओगे और जिसे हम विशेषण कहलाएंगे। अब विशेषण और विशेष्य क्या होता है, तो विशेषण जिन शब्दों के में विशेषता बतानी है उसे विशेषण कहेंगे, और उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की गीत गा रही है, अब इस वाक्य में सुंदर यह विशेषण है और लड़की यह विशेष्य के रूप में पाई जाती है। अब ये जो विशेषण है, इस विशेषण के अलग अलग भेदों में उसे विभाजित किया जाता है। ओके, तो विशेषण के जो भेद है उन भेदों में कौन कौन से ऐसे भेद हैं उसे देखिएगा कि कौन कौन से भेद है। तो पहला जो भेद है वह है गुणवाचक विशेषण।
दूसरा जो है वह है संख्यावाचक विशेषण। अब तीसरा जो है वह है परिमाणवाचक विशेषण। ये बड़े ध्यान से पढ़िएगा, परिणाम भी और परिमाण भी दोनों अलग अलग शब्द हैं। अब अगला है सार्वनामिक विशेषण, है ना। अब देखिएगा गुणवाचक विशेषण यानी क्या, तो गुणवाचक विशेषण की जो डेफिनेशन है वो कैसे होती है। अब गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब दोनों भी चीजें आएगी, ध्यान में रखिएगा। हाँ, एक जगह पर संज्ञा भी आएगी, दूसरी जगह पर सर्वनाम भी आएगा। मतलब तय है कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का जहाँ पर बोध होता हो उसे हम क्या कहेंगे, उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब एक यदि एग्जाम्पल बताते देखिएगा, गुणवाचक जैसे श्याम दयावान है। अब श्याम दयावान है, इस वाक्य में आप हमें बताइएगा कि श्याम यह कैसा है, दयावान। तो दयावान यानी क्या, गुण इसमें जुड़ जाता है। अमृत तो बड़ा मीठा है, तो अमृत मीठा है, तो मीठे से तात्पर्य हमने इसमें क्या ले लिया, अमृत मीठा है, तो मीठे में हमने गुण ले लिया। ओके। और संतरा खट्टा है, मतलब इसमें हमने क्या ले लिया, संतरे का दोष ले लिया। अब देखिएगा कि ये जो गुणवाचक विशेषण है, इन गुणवाचक विशेषण को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है। अब उसमें कौन कौन से भेद हैं, तो गुणवाचक विशेषण में अलग अलग भेदों में से उसे भेद कौन कौन से हैं, आप देखिएगा। गुण भी होते हैं मनुष्य में, दोष भी होते हैं, रंग भी होते हैं, है ना। उसे आप लोग देखते चलिएगा। आकार भी होता है, अलग अलग चीजों के साथ गुणवाचक को कैसे बांटा जाता है। फिर स्थान भी होता है, फिर काल भी होता है ना। अब देखिएगा कि गुण कैसे होते हैं, विनम्रता है, सुंदरता है, सुशीलता है, फिर दयाशीलता है। तो ये सारी जो क्वालिटी है ये जगह पर आ जाएगी। क्या व्यक्ति में केवल गुण ही होते हैं, दोष नहीं होते हैं ना। तो यहाँ इस जगह पे दोष भी हो गए, विनम्रता होगी, फिर हमने यहाँ इस जगह पर गुणों में यदि विनम्रता, सुंदरता, सुशीलता को ले लिया तो दोष में हम लेंगे कुरूपता, है ना। बुरा है, दुर्जन है, दुष्ट है, तो इस प्रकार के जो दोष है तो यहाँ पर आएंगे। अलग अलग रंग इस सृष्टि में चराचर में बैठे हुए हैं, और तो अलग अलग रंग कौन से हैं, तो लाल है, नीला है, हरा है, पीला है, तो इस प्रकार के रंग। अब आकार, हाँ इसमें और एक बाकी रह गया, तो इसमें दशा होती है ना। तो रंग का हो गया, गुण का हो गया, विनम्रता हो गई हमारी, सुंदरता हो गई, सुशीलता हो गई, दोष के रूप में हमने कुरूपता को ले लिया, बुरा दुर्जन को ले लिया, दुष्ट को ले लिया। अब रंग के रूप में हमने लाल, नीला, हरा, पीला, दुनिया भर के तमाम रंग, है ना। अब आकार में यदि हम लोग लेते हैं तो लंबा है, वह इंसान बड़ा लंबा है, और वह तो चौकोर है ना, गोला है, इस प्रकार से आकार। और स्थान माने क्या, पोजीशन, अपने भीतरी, ऊंचा, नीचा, इस प्रकार से स्थान। और काल, काल यानी माने क्या, तो साप्ताहिक जैसे, है ना, मतलब पूरे एक सप्ताह का। मासिक यानी एक पूरे माह का। दोपहर, अब ये भी तो काल है, टाइम है, दोपहर, है ना, इस प्रकार से। अब दशा, दशा यानी क्या, तुम्हारी दशा कुछ ठीक नहीं है, हम तुरंत कहते हैं हाँ मैं दुर्बल हो गया हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, इसे हम क्या कहेंगे, दशा कहेंगे। अब इतना क्लियर हो गया, तो अब हम लोग आगे बढ़ते संख्यावाचक में। अब देखिएगा कि संख्यावाचक से तात्पर्य इनके नामों के साथ ही जुड़ा है दोस्तों। गुण माने क्या, कि ये सारे गुण उसमें आते हैं, और संख्या का मतलब होता है कि निश्चित तौर पर इसमें कोई ना कोई चीज होगी। अब संख्यावाचक से तात्पर्य क्या होगा, कि जिन संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जिस विशेषण द्वारा होता है, उसे क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब देखिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध जिस विशेषण के द्वारा होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अब इस संख्यावाचक में भी दो भेदों में उसे विभाजित किया जाता है। पहला होता है उसमें आने वाला निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे हमने अभी भी संज्ञा के बारे में देखा ना, सर्वनाम के बारे में देखा,
तो निश्चित को देखा, अनिश्चित को देखा। अब इन दोनों शब्दों के बारे में चर्चा करने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत होगी। अब आगे देखिएगा कि निश्चित संख्यावाचक यानी क्या। तो जो निश्चित संख्या का ज्ञान कराए वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा कि जो निश्चित संख्या का ज्ञान कराए वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5, 10, चौगुना, प्रतिवर्ष, इस प्रकार से, है ना। अब अनिश्चित से तात्पर्य क्या होगा कि जो निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं कराते वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे यदि आप लोग घर पर बैठे हो और कोई आ गया और आप उसे परोस रहे हैं, नहीं मुझे कुछ ज़्यादा भूख नहीं है, अब अनिश्चित तौर पर है ना, मतलब मुझे थोड़ा ही दीजिएगा। अब इसके साथ में कोई ऐसे निश्चित तौर पर नहीं प्राप्त हो रहा है, अनिश्चित है, कुछ है, थोड़ा है, अनेक है, इस प्रकार से। अब जैसे कि हमारे घर में यदि कोई व्यक्ति आता है तो हमें पता नहीं और वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, तो थोड़े से तात्पर्य क्या होता है, तो यह अनिश्चित तौर पर है। अनेकानेक प्रकार के शब्द इसमें आ सकते हैं। तो जो निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, अनेक, इस प्रकार से, है ना। तो परिमाणवाचक क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि परिमाणवाचक माने क्या। तो जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता हो उससे हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अब इस परिमाणवाचक विशेषण के आधार पर दो विभागों में उसे विभाजित किया जाता है। एक तो निश्चित परिमाणवाचक होता है और दूसरा अनिश्चित। मतलब यदि एक जगह पर हम इसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं निश्चित और निश्चित, तो इसमें कोई डिफरेंस ही ना होगी। तो निश्चित परिमाणवाचक यानी क्या कि जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिएगा कि एक जगह पर हमने क्या बता दिया कि ऐसा विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब क्या है कि हम यदि किसी जगह पर गए, है ना, तो मुझे कितना घी चाहिए, तो 2 किलो घी चाहिए। दुकान में चले जाते हैं, 2 मीटर कपड़ा चाहिए या 2 लीटर दूध चाहिए, जो भी होगा, लेकिन वो कैसे होगा, निश्चित तौर पर होगा। और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। मतलब ऐसा कि जो विशेषण किसी वस्तु का निश्चित मात्रा में बोध नहीं कराता वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ फल, थोड़ा घी, कुछ पल, इस प्रकार के जितने भी होते हैं जिसमें अनिश्चितता होती है तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के तौर पर पाए जाते हैं। अब इसी के साथ आगे है हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब देखिएगा कि जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के पूर्व विशेषण के रूप में किया जाता है वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब ऐसे भी सर्वनाम हैं कि जो सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के पूर्व विशेषण के रूप में किए जाते हैं वे सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह लड़की गीत गा रही है। अब यहाँ इस जगह पर हमने क्या बताया कि वह लड़की गीत गा रही है, यह किताब यहाँ ले आओ। कौन सा लड़का पढ़ने में तेज है, तो यहाँ इस जगह पर लड़का पढ़ने में तेज है पता है, लेकिन कौन सा लड़का, यह किताब यहाँ पड़ी हुई है तो यह किताब यहाँ ले आओ। तो वह लड़की गीत गा रही है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, संज्ञा के पूर्व लगाने। यहाँ इस जगह पर लड़की, तो लड़की यदि सर्वनाम के तौर, संज्ञा के तौर पर पाई जाती है तो दूसरी जगह पर सर्वनाम के तौर पर सार्वनामिक विशेषण के तौर पर हम क्या प्राप्त करते हैं, वह और कौन सा। तो इस प्रकार से सार्वनामिक विशेषण के तौर पर हम यहाँ तक आए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है। तो इस प्रकार हमारा जो टॉपिक था वह क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें यदि आपको किसी को डाउट नहीं है, जागृति, क्या आपको क्लियर हो रहा है? यस मैम। हम लोग आगे बढ़े। चलिए अब हम देखते हैं आगे की क्रिया क्या है। तो क्रिया किसे कहा जाता है। चलिए अब यदि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिया है, तो हम लोग अब चर्चा करेंगे हमारा जो अगला और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं, उसे कहा जाता है क्रिया, है ना। वर्ब, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है। अब देखिएगा कि ऐसी कौन सी क्रिया है, तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता हो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। अब हम लोग क्या कार्य कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो कार्य कर रहे हैं। हम लोग लिखवा रहे हैं आपको, तो आप लोग लिख रहे हो, लिखना है, पढ़ना है, खेलना है, खाना है, पीना है, इस प्रकार के तमाम ऐसे शब्द हैं जो हम क्रिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिएगा ये जो रूट है इसका मतलब धातु कैसा है, तो क्रिया के मूल शब्दों को धातु कहते हैं, है ना। क्रिया का जो मूल शब्द है उसे धातु कहते हैं। अब देखिएगा कि क्रिया का ये जो मूल शब्द है उसे हम धातु कहते हैं। अब खेल है ना, जो हमने अभी अभी आपको कहा, खेल है, लिख है, खेलना है, लिखना है, पढ़ना है ना, तो इतने सारे शब्द जो आपको दिए। अब देखिएगा कि क्रिया के सामान्य रूप को मूल धातु में, ध्यान से सुनिएगा, क्रिया के सामान्य रूप को मूल धातु में ना यह जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो ना यह प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। जैसे यदि हम कहते हैं खेल, तो खेल धन ना, फिर शब्द तैयार कौन सा हुआ, खेलना। पढ़ धन ना मतलब पढ़ना, लिख धन ना मतलब लिखना, हंस धन ना मतलब हंसना, खेल धन ना खेलना आदि। अब इन क्रियाओं के भी भेद होते हैं। अब इन क्रियाओं के भेदों में निम्नलिखित आधारों पर, मतलब कौन कौन से हैं, तो इन क्रियाओं के आधार कौन कौन से होते हैं, तो एक होती है क्रिया सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक। अब देखिएगा ये जो हमने आपको बता दिए सकर्मक और अकर्मक, तो सकर्मक का अर्थ क्या होता है, माने कर्म के सहित जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधा का सीधा कर्म पर पड़ जाता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। फिर से एक बार हम सकर्मक क्रिया क्या है या सकर्मक का अर्थ क्या होता है उसे देखेंगे। तो जो कर्म सहित होता है ना, जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, माँ खाना बनाती है, तो इन दोनों वाक्यों में पढ़ना है, बनाना, तो पढ़ता है, बनाती है का फल क्रमशः पुस्तक और खाना पर पड़ रहा है। कैसे, क्योंकि हमने क्या कहा, रमेश पुस्तक पढ़ता है और माँ खाना बनाती है, तो माँ क्या बनाती है, तो माँ खाना बनाती है। रमेश क्या पढ़ता है, तो रमेश पुस्तक पढ़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ इस जगह पर पुस्तक और खाना इन पर क्रिया का असर होता है और इसलिए यहाँ इस जगह पर सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब अगला जो है वह है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया से तात्पर्य क्या है, कर्म रहित। एक है कर्म सहित और दूसरा है कर्म रहित। तो जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है ना, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो हमने आपको सकर्मक कहा, तो सकर्मक के बिल्कुल विपरीत अकर्मक क्रिया। दोस्तों मतलब अर्थ तय है कि जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बालक सोता है, लड़की गाती है, इन वाक्यों में सोता है, गाती है, यह क्रिया का फल क्रमशः बालक और लड़की पर पड़ रहा है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। अब संरचना के आधार पर, अब ये जो संरचना के आधार पर होते हैं, तो सबसे पहले तो संरचना क्या होती है, तो संरचना सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया,
प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो इस प्रकार से क्रिया के आधार के जो भेद होते हैं वह सामान्य क्रिया। अब देखिएगा कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल लाता है, सीता फल खाती है। अब दूसरे से में संयुक्त क्रिया, तो संयुक्त क्रिया किसे कहेंगे? तो जिस वाक्य में क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मतलब जैसे मैं लिखता हूँ, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ गीता रोने लगी, गीता रोने लगी। तो इस प्रकार से जो क्रिया होती है वह। अब है नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया का मतलब क्या होता है? तो जैसे संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय के जोड़ने से बनी हुई क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है ना। अब मतलब कि संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से बनी जो क्रिया होती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो नाम धातु का अर्थ क्या है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनसे बनने वाली जो धातुएं हैं वह नाम धातु। जैसे अब यदि शब्द ले लिया, हमने शब्द लिया लज्जा, अब इसका नाम धातु कौन सा हुआ? लज्जा, ना। शब्द लिया आप तो नाम धातु बन गया अपना। गर्म शब्द ले लिया तो गर्मा। अलग, अब देखिएगा कि शब्द ले लिया, नाम धातु ले लिया, अब नाम धातु क्रिया कौन सी बनेगी? अब देखिएगा यदि इस जगह पर हम लोग लेते हैं, है ना, अब हम लोग यदि शब्द लेते हैं, यहाँ पर नाम धातु लेते हैं और नाम धातु क्रिया लेते हैं, है ना। तो इन तीनों में क्या भेद है वो देखिएगा। यहाँ इस जगह पर शब्द यदि होता है लज्जा तो यहाँ पर शब्द जुड़ता है लजा और फिर शब्द तैयार होता है लजाना, है ना। अब यहाँ यदि हम कहते हैं आप, फिर यहाँ इस जगह पर होता है अपना और फिर नाम क्रिया, नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? तो अपनाना। इस प्रकार से यदि हम इस जगह पर कहते हैं गरम, गरमा, तो शब्द कौन सा तैयार होगा? थोड़ा आप लोग भी विचार कीजिएगा, गरमाना, है ना। इस प्रकार से अलग, अलगा, अलगाना, झूठ, झुठला, झुठलाना, शन, शर्मा, शर्माना। इस प्रकार से जो नाम धातु क्रिया है तो इस प्रकार उसे बांट देते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया। अब जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके, ध्यान से सुनिएगा, जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब देखिए ना कितना सुंदर, यहाँ का एग्जाम्पल भी बड़ा प्यारा है। यहाँ इस जगह पर जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो उसे प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब कई ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग सांप को डरते हैं, है ना, सांप को मारते नहीं है, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, अरे यहाँ गया वहाँ गया, उनको हम क्या केवल करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मतलब वो कार्य खुद नहीं करते, दूसरों को प्रेरित करते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार यदि हम एक वाक्य लेते हैं कि अध्यापिका विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाती है ना। इस वाक्य में पढ़वाती है यह क्या है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है, जिसका कर्ता मतलब अध्यापिका प्रेरक करता है और विद्यार्थी जिसे प्रेरणा दी जाती है प्रेरित करता है। इस प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता और दूसरा प्रेरित कर्ता, है ना। क्लियर हो जाइएगा कि प्रेरक कर्ता कौन होता है? तो प्रेरक कर्ता वह होता है कि जो दूसरे को प्रेरणा देता है, जैसे अध्यापिका या प्रेरक कर्ता के रूप में है, और विद्यार्थी को प्रेरणा दी जाती है, मतलब जिसे प्रेरणा दी जाए वह व्यक्ति, फिर वह प्रेरित कर्ता कौन होगा? तो वह छात्र होगा, विद्यार्थी होगा। अब एक प्रेरक कर्ता, प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरित कर्ता और दूसरा प्रेरक कर्ता, है ना। तो द्वितीय प्रेरणार्थक कहा जाता है। तो जिसे हम प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं
अब देखिएगा, एक जगह पर यदि हम क्रिया प्रथम प्रेरणा और द्वितीय प्रेरणा के रूप में लेते हैं तो कौन कौन से ऐसे शब्द होंगे? तो पहला पढ़ना क्रिया के रूप में प्रथम। अब देखिएगा, यहाँ इस जगह पर यदि लिखते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, कहने से शायद आप लोग उसे नहीं समझ पाओगे। है ना? तो यहाँ किस प्रकार से है कि क्रिया है, जो भी क्रिया होगी, और फिर प्रथम प्रेरणा है, और फिर यहाँ द्वितीय प्रेरणा है। अब क्रिया कौन सी है? पढ़ने की, है ना? शिक्षक है तो हम पढ़ने की बात करते हैं, तो पढ़ना, ठीक है। फिर प्रथम प्रेरणा में क्या आएगा? पढ़ाना। आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। फिर आज हमने आपको पढ़ा दिया तो कल हम क्या करेंगे? आपसे पढ़वाएंगे। ओके, अब हम खाने पर, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है ना, तो अब खाना है, खिलाना है, और फिर उसके बाद में खिलवाना है। क्लियर हो रहा है आपको? लिखना है, लिखाना है, और लिखवाना है। क्लियर हो गया अभी, है ना? दैट्स इट। इस प्रकार के कई ऐसे शब्द है जो शब्द इस प्रकार क्रिया प्रथम प्रेरणा और द्वितीय प्रेरणा के रूप में गिनाए जाते हैं। जैसे गिरना है, गिराना है, गिरवाना है, हंसना है, हंसाना है, हंसवाना है, छोड़ना है, छुड़ाना है, छुड़वाना है, देना है, दिलाना है, दिलवाना है, धोना है, धुलाना है, धुलवाना है, बिकना है, बेचना है, बिकवाना है, बोलना है, बुलाना है, बुलवाना है, सुनना है, सुनाना है, सुनवाना है, चलना है, चलाना है, चलवाना है, पीसना है, पिसाना है, और पिसवाना है, जागना है, जगाना है, जगवाना है, डूबना है, डुबाना है, डुबवाना है, जाना है, भेजना है, भिजवाना है, रोना है, रुलाना है, और रुलवाना है। इस प्रकार के जो शब्द है वह क्रिया के रूप में, प्रथम प्रेरणा के रूप में, और दूसरे द्वितीय प्रेरणा के रूप में जाने जाते हैं। अब हमारा जो अगला है वह है पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिएगा, ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? तो मुख्य क्रिया से पहले हमारी जो मुख्य क्रिया है, तो इस मुख्य क्रिया से पहले होने वाली जो क्रिया है वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसका निर्माण धातु में कर प्रत्यय लगाने से होता है। जैसे कविता स्कूल से आकर खेलने लगी, है ना? ब्राह्मण नहाकर पूजा करता है। अब इन वाक्यों में हम लोग क्या जानते हैं कि आकर मतलब क्या किया? कविता ने पहले स्कूल गई और स्कूल से आकर खेलने लगी। ब्राह्मण ने क्या किया? ब्राह्मण पहले नहाने गया और उसके बाद में पूजा करने लगा। मतलब तय है कि इन वाक्यों में आकर, नहाकर क्रिया मुख्य हुई, और फिर उसके बाद की क्रिया खेलेगी, पूजा करेगा के पूर्वाया, अतः यह पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस प्रकार से इन टॉपिकों पर, इन बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा कर चुके हैं, जिसमें सर्वनाम को हमने देखा, सर्वनाम किसे कहा जाता है उसे देखा, सर्वनाम के साथ साथ हमने विशेषण को देखा, विशेषण क्या होता है, उसके भेद किसे कहा जाता है। अब सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, अब हमने आज अभी जो टॉपिक देखा, जो इकाई का अगला हमारा हिस्सा था जिसे हम क्रिया कहते हैं, वह भी हमारा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया लगभग ये 4 बिंदु हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। व्याकरण के दूसरे हिस्से के साथ अब यहाँ इस जगह पर जो हमारा व्याकरण का पहला बिंदु जो था, अर्थात हमारे विकारी शब्द जो थे, अब वह कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगली तासिका में मिलेंगे अविकारी शब्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।